Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. So, as you all know that we are doing the MCQ of the research aptitude. So, this will be our last series of the research aptitude MCQ series at part 5. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी सीक्वेंस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है आपका हमारा, which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS amongst male and female in India in 1976, 1986, 1996 and 2006? अब देखो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, मेल और फीमेल दोनों की स्टडी करनी है और इतने ईयर्स की हमें यहाँ पर क्या करनी है, स्टडी करनी है। यानी कि मैंने आपको बताया था आपके दो ग्रुप होंगे इसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर आपके मेल फीमेल चाइल्ड और एक ग्रुप के अंदर आपके मेल फीमेल अलग चाइल्ड अलग। तो यानी कि हेट्रोजीनियस क्या हो गई आपकी विदिन, यहाँ पर आपकी हेट्रोजीनियस बिटवीन। तो ये हेट्रोजीनियस जो आपका विदिन था ये किसके अंदर था, आपका क्लस्टर के अंदर था। अब इसके अंदर मेल फीमेल और जो आपके ईयर है वो भी क्या है, अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। और जो ये वाला मेथड है ये होता है आपका सिस्टमैटिक। कोटा एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, एक आप सीक्वेंस में जब चलते हो जैसे कि 3, 6, 9 आप इस तरीके से एक सीक्वेंस में चल रहे हो। कोटा के अंदर आपका एक बेसिकली कैटेगरी एक डिवाइड होती है आपकी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a statistical measure based upon the entire population is called parameter, which measure is based on sample? सिंपल है, जो आपका एक स्टैटिस्टिकल मेजर जो आपके एंटायर पॉपुलेशन पे बेस होता है उसको आप पैरामीटर बोलते हो, जो सैंपल पे बेस होता है उसको आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर स्टैटिस्टिक। चलिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज इन द फैक्ट, कौन से फैक्ट के अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट का आपकी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है यहाँ पर। सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेटेड वेरिएबल्स। जी नहीं बेटा, लीनियर रिलेशनशिप तो होती ही नहीं है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेटेड वेरिएबल। तो ये क्या है आपका गलत है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैलिड मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वैलिड तो आपका नहीं है ये। It allow one to determine the degree or strength of the association between two variables। हाँ जी, ये आपको कोरिलेशन आपको बताता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में डिटरमाइन करेगा कितनी डिग्री कितनी स्ट्रेंथ है उनके, दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से किस डिग्री तक एसोसिएट है, यहाँ पर कितना रिलेशन है, कितने सिमिलर है यहाँ पर। ठीक है, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेथड, ये तो आपका गलत है आपका। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, द एफ टेस्ट क्या है आपका, इज एसेंशियली अ टू टेल टेस्ट? जी नहीं। वन टेल टेस्ट? जी नहीं। ये आपका कोई भी हो सकता है, इट कैन बी वन टेल और एज वेल एज टू टेल डिपेंडिंग अपॉन द हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस पे डिपेंड करेगा कि जो आपका एफ टेस्ट है वो वन टेल होगा या आपका टू टेल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका सी। Which one of the following is the most comprehensive source of population data? सबसे अच्छा comprehensive population data को कलेक्ट करने का सोर्स आपका क्या है यहाँ पर। चलिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? जी नहीं आपका। सैंपल सर्वे? जी नहीं आपका। सेंसस, देखो सेंसस पॉपुलेशन का कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोला जाता है, सेंसस बोला जाता है, तभी तो हर आपके 10 साल के अंदर सेंसस होता है यहाँ पर। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस बार जो आपका सेंसस हुआ है कौन सी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो आपकी सबसे हाईएस्ट पर आई है, या फिर अब कौन सी कंट्री है आपकी जो नंबर पॉपुलेशन के मामले के अंदर सबसे नंबर 1 कैटेगरी पर है? कमेंट करो आंसर को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग? सैम्पलिंग के अंदर कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल आपका नहीं होता है? सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। देखो, सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये काफी हद तक सही है आपका। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा? देखो, यूनिट्स तो आपकी सिंपली क्या होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए यहाँ पर। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट होनी चाहिए, अदरवाइज जो सैंपल यूनिट्स आप दे रहे हो यहाँ पर क्या वो डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए? जी नहीं, एक दूसरे के ऊपर वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत। सम सेम यूनिट्स ऑफ द सैंपल शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडी। पूरी स्टडी के अंदर आप क्या करोगे, जितने भी आपके सैंपल है उनके सेम यूनिट्स की आप स्टडी करोगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा आपका बी। यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल आपका सैंपलिंग के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो सैंपल्स है उनके अंदर डिपेंडेंसी नहीं इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए, जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, क्या बोला जाता है उसको? तो उसको बोला जाता है आपका, देखो
कंक्लूजन निकाल रहे हो, आपने डेटा को यहाँ पर क्या है कलेक्ट किया है, तो कलेक्ट करने के बाद अब डेटा को क्या करते हो भाई, सिंपली कितनी बार तो पता है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है आपका द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपकी किस चीज के ऊपर बेस होती है। देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर क्या रहता है आपका, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये कैसी होती है आपके तरीके से, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है आपकी, ठीक है। तो क्वालिटेटिव की रिसर्च आप चेंजेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आपका अगर डॉक्टर आपको सपोज आप चेकअप कराने के बाद जाते हो, आपको डायग्नोज करता है, वहां पर आपको क्या हुआ है, स्टमक एक हुआ है, तो उसने आपको है जो कोर्स बताया कि उसका कोर्स था आपने बाहर का खाना खाया, उसकी वजह से आपको स्टमक एक हुआ, तो वो आपको क्या बताएगा, वो चेंज करेगा कि बाहर के खाने के अंदर चेंजेस करो, अब आपको क्या करना है, घर का एक अच्छा खाना खाना है, तो चेंजेस करें ना किसके अंदर, ये आपके दोनों वेरिएबल्स थे, तो उसने वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस, चेंजेस को क्या बोलते हो, मैनिपुलेशन करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसी की स्टडी को जब हम करते हैं, दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, चेंजेस करने पर क्या रिजल्ट वो शो कर रहे हैं, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकल के आएगा उसका, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। चलिए, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल, थ्योरेटिकल भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, यानी कि तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ऑथेंटिसिटी आपकी रिसर्च फाइंडिंग के अंदर क्या शो करती है आपकी, ऑथेंटिसिटी शो करती है हमारी, देखो ओरिजिनलिटी, हाँ जी ओरिजिनलिटी, देखो नहीं, ओरिजिन क्या है उसका, ये आपकी ऑथेंटिसिटी शो नहीं करती है आपकी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी के अंदर वैलिडिटी भी कहीं ना कहीं आएगा, बट आप इतने ऑब्जेक्टिव उससे अपने सॉरी इतने ज्यादा एग्जैक्ट उससे नहीं बोल सकते कि जो आपका डेटा है अगर उसके अंदर ऑथेंटिसिटी है तो वो डेटा वैलिड ही है आपका, जरूरी नहीं है आपका। तो यानी कि अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी आपका शो करेगा ऑथेंटिसिटी के अंदर, तो यानी कि ओरिजिनलिटी और वैलिडिटी है तो सही कहीं ना कहीं ठीक, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं हो सकता आपका, वैलिडिटी कहीं ना कहीं हो सकता है, और ओरिजिनलिटी तो ऑल ऑफ द अबव आप वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ऑब्जेक्टिविटी की जो वेटेज जा रही है यहाँ पर वो आपकी सबसे ज्यादा जा रही है इसके अंदर। चलिए, Which technique is generally followed when the population is finite, यानी कि जब population आपकी काउंटेबल फाइनाइट होती है तो आप कौन सी टेक्निक को यहाँ पर यूज करते हो, तो इसके अंदर जो यूज होती है वो क्या होती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, क्योंकि पॉपुलेशन फाइनाइट है आपकी, आपको पता है कि आपने किस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, वहां से सैंपल को कलेक्ट करनी है, जो भी कुछ करना है आपको हर एक चीज यहाँ पर पता है, तो ये क्या है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट है आपका, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूज, नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए रिसर्चर यहाँ पर क्या यूज करेगा, रिसर्चर यहाँ पर यूज करता है आपका अनोवा टेस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे टेस्ट मैंने अपनी स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर हर एक टेस्ट बिल्कुल डिटेल में मैंने बताए हैं, और उसको करने के बाद जब ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द टेस्ट यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 143, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, एक जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो फिजिबल होती है सिर्फ तब, कब, इट हैज अ यूटिलिटियन रेलिवेंस, बिल्कुल यूटिलिटियन रेलिवेंस होना तो वो फिजिबल होगी, रिसर्चेबल होनी चाहिए, उसके अंदर इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, ये भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट आपका क्या दर्शाता है यहाँ पर, शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, जी नहीं, बिब्लियोग्राफी देखो बेसिकली होती क्या है आपकी, जब भी आप कोई कंटेंट लेते हो कहीं से, आप उसकी जब रेफरेंस अपनी रिसर्च के अंदर थीसिस के अंदर देते हो तो उसको आप बोलते हो बिब्लियोग्राफी, तो यानी कि हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, आपने किसी ने आपकी रिसर्च पढ़ी, उसमें से आपको पर्टिकुलर रिसर्च उसने कहीं से लिया, उसने उसके बारे में उनके रेफरेंस दे दी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से मैंने ये रेफरेंस लिए हैं, अगर किसी को आपकी रिसर्च की में इंटरेस्ट है और उसकी फर्दर रिसर्च वो और डीपली में जानना चाहता है तो आपकी रेफरेंस को लेकर वो यहाँ पर वो जान सकता है इन चीज़ों को। चलिए, नेक्स्ट है आपका, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च किस चीज़ की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर, सिंथेसाइज न्यू आइडियाज, जी नहीं, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, आप क्या करते हो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर, न्यू थ्योरी को जनरेट करते हो, आप न्यू प्रिंसिपल्स को जनरेट करते हो, तो एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स।
देखो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता ना, इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल, एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ये तो है ही नहीं, आप न्यू चीज़ों पर डेवलपमेंट कर रहे हो यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है आपका द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन एफर्ट। यहाँ पर क्या कर रहा है जो इन्वेस्टिगेटर कितने एफेक्ट्स है उसकी ट्रेस, उसकी अटेम्प्ट को वो ट्रेस कर रहा है यहाँ पर, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलोगे। अब देखो क्या क्या उसने अटेम्प्ट किए उनको अब वो क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, यानी कि क्या होगा ये इफेक्ट, ये जो हैपनिंग, जो इवेंट है ये ऑलरेडी हैपन हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, जब आप उस चीज़ की स्टडी करते हो, उसकी आउटकम की स्टडी करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। चलिए अ रेशो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन, रेशो जो होता है किसके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पार्ट टू पार्ट हो सकता है, पार्ट टू होल, होल टू होल, यानी तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। चलिए सर्कल ग्राफ्स आर यूज टू शो, सर्कल ग्राफ्स हमारा किस चीज़ के लिए, हम किस चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। हाउ वेरियस सेक्शन शेयर इन द होल, जी नहीं। हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल, जी हाँ। सर्कल ग्राफ्स किस लिए होता है आपका कि होल के जितने भी आपके वेरियस पार्ट्स है उससे वो कैसे रिलेटेड है यहाँ पर। Which of the following method will you choose to prepare colorpath map of India showing urban density of the population? तो इसमें से कौन सी चीज़ को आप यूज़ करोगे यहाँ पर, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर क्वार्टाइल्स को यूज़ करते हैं इसके अंदर। देखो आपका ये मैप होता कौन सा है आपका, अ मैप यूजेस डिफरेंस इन शेडिंग, कलरिंग और द प्लेसिंग ऑफ सिंबल्स विद इन प्रीडिफाइंड एरियाज टू इंडिकेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इन दिस एरिया। ये कौन से मैप होते हैं आपके यहाँ पर, कोरोप्लेथ मैप होते हैं। चलो Which of the following method is best suited to show on a map the types of crops being grown in Indian region? कौन से मैप आप बेस्ट रहेगा अगर आप ये चीज़ें शो करते हो कि आप किस टाइप की क्रॉप को यहाँ पर क्या करोगे, ग्रो करोगे अपने इंडिया के रीजन के अंदर। तो उसके लिए देखो अभी ऊपर ही तो बताया आपको कोरोप्लेथ मैप, क्योंकि आप ये बता सकते हो ना कि अगर आपको ग्रीन शेड दे रहे हो तो वहाँ पर आपकी चाय पत्ती है रशिया के अंदर, ठीक है, सॉरी आपके केरला के अंदर, या फिर कोई चीज़ है आपका यूपी में आपका गन्ने होते हैं तो आप वहाँ पर येलोइश दिखा दो थोड़ा, तो इस तरीके से शेडेड में आप चीज़ों को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अच्छा जो ये बाकी के तीन थे, ठीक है, कल वाली वीडियो के अंदर मैंने इनके डिफरेंसेस, इनके मीनिंग्स आपको बताए थे कि कौन से मैप कैसे होते हैं आपके, इनका क्या यूज़ होता है, सब कुछ उसके अंदर मैंने आपको डिटेल दी हुई है यहाँ पर, तो वहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हो फर्दर रिसर्च के लिए। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, रिसर्च एक पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जा सकती है जो कि क्या है आपका, हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, हैड होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। जरूरी नहीं है भैया उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, रिसर्च चलो मान लिया पीएचडी जो करता है वो पीएचडी आपका डिग्री होने के बाद करेगा, लेकिन रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, किसी चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज लेना। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो हम रिसर्च नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर, या कर नहीं सकते। पोजेस थिंक एंड रीजनिंग एबिलिटी ये भी हो सकता है, इज अ हार्ड वर्क है ये भी हो सकता है आपका। तो रिसर्च को कंडक्ट कौन कर सकता है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसके ऊपर जाएगा वो जाएगा हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसने इन चीज़ों के बारे में, मेथोडोलॉजीज के बारे में रिसर्च की है, स्टडीज़ की है, वो आपकी रिसर्च को कंडक्ट इजीली कर पाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑन द थीसिस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस के अंदर क्या लिखते हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, जी नहीं। रिसर्च मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी के साथ साथ सिंथेसिस एबिलिटी भी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है आपके सिर्फ यही। वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, वेरिएबिलिटी कैसे हो सकता है आपके सोर्स ऑफ प्रॉब्लम के अंदर, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन, ये सब भी तो आपके सोर्स ऑफ प्रॉब्लम आएंगे ना यहाँ पर। तो इसका क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, इनमें से रिसर्च का कौन सा मेथड आपका नहीं है यहाँ पर। तो ऑब्जर्वेशन आपकी रिसर्च का मेथड नहीं है, बाकी हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसॉफिकल आर द पार्ट्स ऑफ योर और द मेथड्स ऑफ योर रिसर्च। देन आता है आपका रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, रिसर्च को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, देखो बेसिक, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च होती है आपकी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है आपकी, फिलोसॉफिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, अरे भाई अरे कितनी बार अभी भी बताने की ज़रूरत है क्या मुझे यहाँ पर। देखो अच्छा हर एक चीज़ में क्या आ गया, अरे मैम यहाँ तो आप कंफ्यूजन वाली बात कर रही हो, तो आपको बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर एक चीज़ में क्या है, प्रॉब्लम है बच्चे। तो पहले आप क्या करोगे यहाँ पर, आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या।
उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उसी के बाद तो आप बाकी की चीजें करोगे ना यहाँ पर। तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम को ढूंढोगे आप यहाँ पर, उसके बाद आप कोई चीज करोगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ द रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर रिसर्च का सबसे मेन टास्क आपका क्या होता है इसके अंदर? टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। हाँ जी, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज हमें चाहिए होती है इसके अंदर। टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, रिसर्च में आप डिस्कवर करते हो नई नई थिंग्स को। टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर। क्रिटिक कैसे लिख सकते हो आप? किसी की रिसर्च के ऊपर आप क्रिटिक नहीं कर सकते। आप अपने बारे में लिखो, अपने अकॉर्डिंग जो लिखना है लिखो, बट यू कैन नॉट क्रिटिक द अर्लियर राइटिंग्स। ठीक है। फिर है आपका टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेटर एंड सोर्स विद द ऑब्जेक्टिव। ये सब करते हो, सिस्टमेटिकली एग्जामिन करते हो, एनालाइज करते हो, चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हो, सोर्स ऑफ विद ऑब्जेक्टिविटी। तो थर्ड नहीं रहेगा इसमें आपका आंसर, थर्ड नहीं रहेगा, तो आपका ये गलत, ये गलत, ये गलत। अच्छा, आपका आंसर ए। मैच द फॉलोइंग। चलो, एक साइड है आपके इंटरव्यूज और एक साइड है आपके मीनिंग्स। इसमें करेक्ट आंसर हमें देखना है। चलिए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो पहले से ही बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, क्या काम होगा, कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपका ए का फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये ए है आपका। प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस आपके। फिर है आपके अनस्ट्रक्चर्ड क्या होंगे? जो ऑन द स्पॉट होते हैं, आपने कुछ भी प्लान नहीं किया, इनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन इनके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रिसर्च, तो ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। चलो, यहीं से मिला लो। ए का फोर्थ, ठीक है, और आपका बी का क्या था? हमारा बी का फर्स्ट था, बी का ये रहा इसका आंसर। सी का सेकंड, डी का थर्ड, निकाल लो यहाँ से। सी का सेकंड, सी का क्या? फोकस्ड इंटरव्यूज, अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। बिल्कुल सही चीज है आपकी फोकस इंटरव्यूज के अंदर। क्लिनिकल इंटरव्यूज क्या होते हैं? आपके इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल गया, आंसर नंबर ए। चलिए, व्हाट डू यू कंसिडर What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? Interdisciplinary aim के main aim को क्या consider करोगे आप? To bring out holistic approach to research। हाँ जी, देखो holistic मतलब पूरा का पूरा all round approach। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होगा? आपका पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच को आप बाहर निकाल के लेकर आओगे। ठीक है। वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू। साइंटिफिक मेथड रिसर्च का एक, इन सभी में से एक एम होता है, और वो एम आपको बताना है कौन सा है आपका। इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन कहाँ से आ गया साइंटिफिक रिसर्च के अंदर? एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशन। हाँ जी, साइंटिफिक मेथड के अंदर जो स्प्यूरियस रिलेशन होते हैं उनको आप एलिमिनेट कर दोगे, खत्म कर दोगे बिल्कुल उनका यहाँ पर। इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल, कंफर्म टाइम रिलेशन, ये सब इसका पार्ट नहीं है आपके। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय। एक रिसर्च के डेप्थ को आप कैसे यहाँ पर जज कर सकते हो? टाइटल से तो आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है बस। तो कितना खर्चा किया है इससे भी नहीं पता चलेगा, कितनी बड़ी रिसर्च है इससे भी पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव की उस रिसर्च को हम क्यों कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा ना कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस रिसर्च की। अगर उससे प्रॉब्लम आपकी कोई बहुत ही संगीन कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, तो यानी कि रिसर्च के डेप्थ को आप इन रिसर्च की इंपॉर्टेंस की अंदाजा लगा सकते हो आप इजीली। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च विल टेल यू द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च, यू कैन इजीली जज द डेप्थ ऑफ द रिसर्च। So we have done around 160 questions of the research aptitude series. I think these are more than enough, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, इसमें से कोई भी आपका एमई टाइप का क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पहले आए हुए क्वेश्चन हैं। एंड if you like this video then don't forget to comment, like and share my channel Bright Suspense। अच्छा, मुझे एक चीज और बताकर जाना आप कि अब मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक के यहाँ पर PYQs आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ पर जो आप बोलोगे उसी टॉपिक के मैं PYQs यहाँ पर लेकर आऊंगी। चलो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।